नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और आज दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं न्यूज रूम लाइव में और यहां पर हम अपने तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों की। देश के साथ बिहार में भी जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने सहयोगी अविनाश के पास और उनसे बात करेंगे कि बिहार में कोरोना के आंकड़ों की क्या स्थिति है, बिहार में कोरोना की जो हालत है उस पर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ व्यवस्था है, उस पर हम बात करेंगे। चलेंगे अविनाश के पास। अविनाश, बिहार में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। लगातार जो आंकड़ों की पुष्टि हो रही है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैसे हालात है बिहार में? बिल्कुल सही हालात नहीं है। एक तो देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और दूसरा बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें अगर कोरोना इस रफ्तार से बढ़ता है तो फिर आप समझ सकती हैं कि स्थितियां इसको सही नहीं कहा जा सकता है। देखिए जो बिहार स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे में आपको अगर बात करें तो 15,126 नए मामले दर्ज किए गए हैं और ये आंकड़ा कल का है। कल आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो 6 मई का ये आंकड़ा है। आज का जो आंकड़ा है अभी तक आया नहीं है, हालांकि वो शाम के 7 बजे तक आता है आंकड़ा, तो वो भी आंकड़ा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आंकड़ा जो कल का है वो ये बता रहा है कि 15,126 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस आंकड़े में ये भी बताया गया है कि बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,151 है। इस आंकड़े की बात करें तो रिकवरी दर 78.65% पर आ गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो जो जांच है वो लगभग 1 लाख के आसपास पिछले 24 घंटे में जांच कराई गई है। तो देखिए स्थितियां ये हैं कि जब 1 लाख से ज्यादा का आंकड़ा जांच का पहुंचता है तो फिर जो कोरोना के मरीज होते हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है और संक्रमण का दर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। रिकवरी दर में लगातार गिरावट आ रही है, मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में अविनाश, अस्पतालों की क्या हालत है? अस्पतालों की हालत बेहद चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमराई हुई है, ये कोई दो राह नहीं है इस पे। आप देख लीजिए ऑक्सीजन की कमी, अभी तक उसकी आपूर्ति को लेकर किसी तरीके से कोई काम नहीं किया गया। हाँ, PMCH में एक नया प्लांट शुरू किया गया है जहां से ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन ये देर हो गई है। अब आपको जब प्यास लग रही है और आप कुआं खोदेंगे तो फिर पानी पीने से पहले शायद आप मर जाएंगे। ये स्थितियां हैं कि जब प्यास लगी हुई है तब कुआं खोदा जा रहा है, जब जरूरत है जिस चीज की उस चीज के उत्पादन के लिए प्लांट लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसी प्लानिंग कहीं नहीं होती है। देखिए एक तो बिहार में हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, उसके बाद सरकार की नींद खुली और लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगने के बाद भी अगर कोरोना के मामले इस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरीके से बढ़ रही है तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि लॉकडाउन किसी तरीके से आपको कोरोना से बचाने का उपाय नहीं है, कोरोना से दूर रखने का उपाय है कि आप कोरोना की जद से बाहर रहें, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। उस लॉकडाउन का जो भी नियम है, जो भी उसका रूल रेगुलेशन उसमें बनाया गया है, जिस तरीके से भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे लाठी बरसाई जाए या फिर लोगों को पकड़ के जुर्माना काटा जाए या फिर उनको हिरासत में लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इससे कोरोना नहीं हारेगा, इससे कोरोना का इलाज नहीं हो जाएगा। कोरोना का इलाज है भी नहीं और जिस तरीके से कोरोना को लेकर बातें चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोरोना से दूर रखने के लिए है कि दोनों के बीच में दूरी मेंटेन रहे, कोरोना दूर रहे, आदमी दूर रहे, लेकिन आदमी नहीं सुधर रहा है। बिल्कुल, आदमी नहीं सुधर रहा है, लापरवाही भी चरम पर है। लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ही संक्रमण में तेजी आई है और ऐसे में लगातार ये खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, किस तरह से प्रशासन एक्टिव है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी खबर पे अगर हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि एम्बुलेंस की दर को सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया क्योंकि लगातार एम्बुलेंस चालकों की मनमानी की खबरें सामने आ रही थी और ऐसे में जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वो बेहद परेशान हो रहे थे। अगर हम बात करें एम्बुलेंस चालकों की मनमानी की तो 40 से 80 हजार रुपए लिए जा रहे थे और ऐसे में किलोमीटर के हिसाब से सरकार द्वारा दर तय कर दिए गए हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान है। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाएंगे कि मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा। एवं परिवहन विभाग ने मिलकर राज्य के अंदर संचालित होने वाले सभी प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों के लिए भाड़ा निर्धारित कर दिया है। अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग प्रकार के भाड़े को दूरी के हिसाब से तय किया गया है। मैं सभी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से आग्रह करता हूं कि सरकार ने गाड़ियों के हिसाब से एवं दूरी के हिसाब से जो भाड़ा तय किया है, आप वही पैसा
मरीजों से लें। आज मानवता को सेवा की जरूरत है और समाज को आपकी सेवा की जरूरत है। आज के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कोरोना के मरीजों को मदद करें, ये मेरा आप सबों से सादर अपील है। नमस्कार। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से अपील की है और कहा है कि जो निर्धारित दर है वही आप दे, एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को चलने ना दे। और इस पे हमारे साथ अनीशा जुड़ी हुई हैं। अनीशा, मंगल पांडे ने जो भी कहा वो लोगों के लिए काफी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी थी। शर्मिला, जैसा कि लोग एम्बुलेंस को लेके लोग बोल रहे थे कि मनमानी भाड़ा लिया जा रहा है और इससे हमारी जो जनता थी वो काफ़ी परेशान थी। और खुद मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से, एम्बुलेंस चालकों से आग्रह किया कि जो भाड़ा सरकार द्वारा तय की गई है आप वही भाड़ा लें और उससे ज़्यादा ना लें। अभी मानवता के समय में आपके सहयोग की ज़रूरत है, ये मंगल पांडे ने अनुरोध किया है। तो मंगल पांडे ने एक अनुरोध किया है कि महामारी का समय है और एम्बुलेंस चालकों की जो मनमानी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। लोगों से भी ये अपील की है कि अगर जो निर्धारित दर है आप वही दे, मनमाना पैसे अगर रुपए लिए जा रहे हैं तो वो आप बिल्कुल भी ना दें। इसके बाद हम बात करेंगे सियासत की। कोरोना चरम पर है, बिहार में कोरोना कहर और राजनीति दोनों चरम पर है और ऐसे में अगर सियासत की बात आती है तो ट्विटर वॉर आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सभी नेता घर में बंद होकर ट्विटर वॉर कर रहे हैं, यानी ट्वीट पर अपनी अपनी बयान को, अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। और ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर अपनी बातों को रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कुछ बातें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कही हैं वो भी हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो लालू प्रसाद ने बातें कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हम जुड़ेंगे अपने संपादक राजेश जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ट्वीट दिखा देते हैं। लालू यादव की ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जालसाजी में एक नंबरी हैं, पूरा बिहार इस सत्य से परिचित है, एक प्रखंड का ये हाल है तो कल्पना करिए कि प्रदेश का क्या हाल होगा। तो ये ट्वीट लालू यादव ने की है। उसके साथ उन्होंने एक पोस्ट भी डाला है और उसमें सरकारी रिपोर्ट का जिक्र किया है कि भागलपुर के एक प्रखंड में जो मौतें हो रही हैं उसकी सच्चाई और जो सरकारी रिपोर्ट है उसकी सच्चाई, इसका अंतर लालू यादव ने अपने एक पोस्ट में डाला है। और इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे संपादक राजेश जी से और इन पे बातचीत उनसे अधिक जानकारी लेंगे कि राजेश जी, लालू यादव अब जेल से रिहा हो चुके हैं और राजनीति में काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने एक ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी किया है और सरकारी आंकड़ों की सच्चाई दिखाई है। कितनी सच्चाई है उनके इस ट्वीट में? देखिए, लालू प्रसाद यादव जब से बाहर आए हैं तब से काफ़ी सक्रिय हैं, खासकर अभी तो ट्विटर पे सक्रिय हैं और हालांकि 9 तारीख को फिर तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम अपने जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री या कह लें सरकार पर कोई भी हमला करने से वो बचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से ट्वीट की जो आपने बात की है उसके जरिए साफ उन्होंने कहा है कि नीतीश जी इसके लिए जिम्मेवार है। ये सच्चाई है कि आंकड़ों की शोसेबाजी जरूर की जा रही है और यही वजह है कि लालू प्रसाद सक्रिय हैं। जिसका वो भागलपुर की वो खबर है और उस खबर के जरिए उन्होंने ये सरकार को कहा है कि जो एक जगह की अगर ये तस्वीर है तो पूरे बिहार की क्या तस्वीर होगी। बरारी वो जगह है जिसका वो जिक्र वो कर रहे हैं और उसके जरिए वो बता रहे हैं कि वहाँ 75 मौत का आंकड़ा जो है सरकार दे रहा है, लेकिन हकीकत है कि उससे कई गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। सवाल ये सही है और आज की तारीख में सभी लोगों को पता है, हर कोई अपने आसपास जो श्मशान घाट है या कब्रिस्तान है वहाँ की हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है, लोगों को पता है। सरकार इन तमाम आंकड़ों को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सरकार को ये पता है कि अगर ये आंकड़ा ज़्यादा लोगों को बताया गया तो फजीहत उन्हीं की होनी है, क्योंकि सरकार लगातार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के साथ हों या आरजेडी के साथ हों। तो बदनामी से बचने के लिए उनके अधिकारीगण जो हैं ये आंकड़ा जो पेश कर रहे हैं वो गलत आंकड़ा है। सच्चाई कुछ और है। हकीकत ये है कि प्रतिदिन मौत हो रही है और किसी भी श्मशान घाट पे आप जाइए तो हालात ये हैं कि वो वहाँ भी
अस्पताल फुल, श्मशान घाट भी फुल है, हालात बेहतर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो आंकड़ों की ये सच्चाई जो लालू यादव ने रखी है, और इस आंकड़ों पर हमने भी बातचीत की थी, डीटीवी भारत ने भी आपको ये खबर दिखाया था कि किस तरह से राजधानी पटना में भी आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। और हमारे जो सहयोगी है, हमारे जो संवाददाता है, उन्होंने भी इस आंकड़े पे बातचीत की थी। निषेध से हम एक बार बातचीत करेंगे, क्योंकि निषेध ने ही वो खबर की थी। निषेध, आप शमशान घाट गए थे, वहां पे आपने खबर की थी। राजधानी पटना की भी वही स्थिति है, जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े कुछ और ही हैं, 12, 13, 14, लेकिन वास्तविक में जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो अस्पतालों से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो कुछ और हैं, और जो शमशान घाट के आंकड़े हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं, क्योंकि पटना में 3 शमशान घाट है जहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनको वहाँ पे जलाया जा रहा है। लेकिन रोजाना शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं, करीबन 40 से 50 एक शमशान घाट पे कोविड मरीजों की जिनकी मृत्यु हो रही है उनको जलाया जा रहा है। तो 3 शमशान घाट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मरीजों जिनकी मृत्यु हो रही है उनको वहाँ पे जलाया जा रहा होगा। और जो अस्पतालों से आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो कुछ और ही बताते हैं, और जो स्वास्थ्य विभाग आंकड़े जारी करता है वो अलग हैं। तो तीनों में से किस पे विश्वास किया जाए, ये सवाल उठता है। जो सरकार जारी कर रही है उस पर विश्वास करें, या फिर शमशान घाट पे नगर निगम के कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, वो जो डायरी में मेंटेन कर रहे हैं उनके बात पे विश्वास करें। आखिर विश्वास किसके बात पे करें? बिल्कुल, आखिर विश्वास किस आंकड़ों पर करें, किस पे करें? स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर विश्वास करें, खुद से शमशान घाट जा रहे हैं वहां के आंकड़ों को हम देख रहे हैं, जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, उस पे विश्वास करें, या फिर जो बातें कही जा रही हैं निगम के कर्मचारियों द्वारा उस पे विश्वास करें? आखिर किन आंकड़ों पर हम विश्वास करें, क्योंकि आंकड़े अलग अलग दिखाए जा रहे हैं और आंकड़े छिपाए भी जा रहे हैं। इस पर हम अधिक बातचीत भी करेंगे, और भी हम खबरें आपके सामने रखेंगे, कुछ अच्छी खबरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद और भी खबरों को आपके साथ साझा करेंगे, जल्द लौटेंगे। खबर आपकी, खबर गांव ज्वार की, खबर देश दुनिया की, बिना रुके बिना थके हम रखते हैं सच से सरोकार, न तकरार न टीआरपी के लिए बेकरार। यही तो है आपसे हमारा करार। डीटीवी भारत, देश के लिए।
गांव से शहर तक। राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक, सितारों से आसमान, खेत से खलिहान तक। सत्ता से संग्राम, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर आपके मोबाइल से टीवी स्क्रीन तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम न्यूज रूम में लाइव जुड़े हुए हैं, अपने सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना चरम पर है तो दूसरी ओर काला बाजारी भी चरम पर है। मरीजों को परेशान किया जा रहा है, मरीज के परिजन परेशान हो रहे हैं और महंगे महंगे मूल्य पे कह सकते हैं कि अवैध रुपए वसूले जा रहे हैं। रेमडेसिविर की बात कर ले, ऑक्सीजन की बात कर ले तो लोगों से मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं और इस पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। निषेध हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये खबर की है। राजधानी पटना के एक अस्पताल में निषेध बड़ी छापेमारी हुई प्रशासन के द्वारा और उन्होंने एक डॉक्टर को और एक जूनियर डॉक्टर को, माफ कीजिएगा, अस्पताल के निदेशक को और जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए निजी अस्पताल था, अस्पताल के निदेशक और उनके साले थे जी, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। EOU की टीम ने जी, गुप्त सूचना मिली थी उनको और उसी के आधार पर वो पहुंची और खबर जो मिली थी रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 50,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी और अमूमन 6 डोज दिए जाते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के। जो मरीज होता है उसको उतनी आवश्यकता होती है और एक का जब 50,000 रुपये वसूला जा रहा है तो अंदाज़ा लगाइए 6 इंजेक्शन का कितना पैसा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो परिजनों को देने में काफ़ी परेशानी भी होती होगी क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट देने में कोई भी व्यक्ति हिचकिचाएगा ही और काफ़ी जो परेशानियां हैं ये सामने आ रही है। लगातार कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो EOU की टीम थी, चौथी बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है, लेकिन अभी भी कई जो अस्पताल हैं, पटना के प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की भी हो रही है और दवाओं की भी। अगर ऐसे हम बात कर ले, आपने कहा कि 50,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा जा रहा है, 6 डोज की जरूरत होती है, तो ऐसे उसका वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य उसका बहुत कम है, ज़्यादा उतना नहीं है, लेकिन जो पैसा है वो काफ़ी वसूला जा रहा है। ये खबरें लगातार आ रही है और ये एक अस्पताल की हालत नहीं है, ये राजधानी पटना के कई जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ से शिकायतें आ रही हैं। और आज जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी इस बात को लेकर सरकार पर हमला बोला और विद प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया कि कई अस्पताल हैं प्राइवेट जिसमें मनमाना पैसा वसूला जा रहा है और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका ज्यादा पैसा लिया जा रहा है परिजनों से। बिल्कुल, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की बात कर ले तो तमाम ये जो जरूरत की चीजें हैं कोरोना महामारी के दौरान, उस पे मनमाने रुपए लोगों से वसूले जा रहे हैं। जीटीवी भारत भी आपसे अपील कर रहा है कि आप ऐसे लोगों से बचे, मनमाना रुपया ना दे। अगर आपसे अवैध रुपए लिए जा रहे हैं तो उनसे आप जरूर बचे। और ऐसे में हम अपने सहयोगी ऋतिक के पास भी जाएंगे। ऋतिक, राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां कालाबाजारी चरम पर है, लगातार प्रशासन छापे भी मार रही है, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। क्या अधिक जानकारी है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि राजधानी पटना का तो ये हाल है और ये बेहद शर्मनाक बात है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो सिर्फ बिहार में पटना ही नहीं, अभी खबरें हमने चलाई भी है कि भागलपुर में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई थी, वहां पर भी पता चला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत लोगों को ये तो पता ही नहीं कि रेमडेसिविर क्या है। बस हल्ला उड़ा कि रेमडेसिविर लगाइए और ठीक हो जाइए। रेमडेसिविर अगर आप लेते हैं, जैसा कि निषेध ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि मूल्य बहुत कम है। 14,000 के अहमदाबाद से सरकार ने मंगवाई थी यहाँ पे बिहार में, लेकिन आप कालाबाजारी कर रहे हैं। ये तो बेहद शर्मनाक वाली बात है। जैसे आपने बताया कि एम्बुलेंस के दर को निर्धारित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी भी एक अपील है सरकार से कि सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, जो भी आपको जरूरतें पड़ती है कोरोना से फाइट करने में, कोरोना से लड़ने में,
वहां पर आपको सब दर का उचित मूल्य करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो हो रहा है कि काला बाजारी हो रही है, उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि आपने सब कुछ ही में आपने जितने भी फैसले लिए उसमें देरी करी। अब जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ बिहार में इतने जिले 38 जिले हैं, 38 जिलों में आपको जो सिर्फ पटना और भागलपुर ही नहीं है, बहुत सारे बड़े ऐसे शहर होंगे, बहुत ऐसे जिले होंगे जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी चलती होगी। इस पर प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है, स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर सजग होने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां पर लोग खड़े होकर जान गंवा रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, वहां पर इस तरह की कालाबाजारी हिम्मत तोड़ देती है। तो इस पर नजर रखने की बहुत आवश्यकता है। तो बिहार में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पटना और भागलपुर में इस तरह की खबर सामने आई है। आप जांच तो करिए, आप जांच करेंगे तो कहीं कहीं से और इस तरह के मामले सामने आएंगे, और जब मामले सामने आएंगे तो ये सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करेंगे। लेकिन इस पे देखने की बहुत आवश्यकता है। सरकार पर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार कई जिलों की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है और ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है जिन्हें बेहद जरूरत है, और ऐसे में इस पर लगाम लगाने की बेहद आवश्यकता है। और अब हम एक अच्छी खबर की तरफ जाएंगे और बात करेंगे। एक तरफ जहां पूरे बिहार में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जो मरीज है वो त्राहिमाम कर रहे हैं, और ऐसे में एक ऐसा अस्पताल है, अस्थायी अस्पताल है, जिसमें लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। लगातार मरीजों के सुविधाओं को देखते हुए, उनकी तमाम सुविधाओं को देखते हुए उस पूरे अस्पताल में सेना के हवाले भी उस अस्पताल को कर दिया गया है। एक मेडिकल टीम को बुलाया गया है। इस पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, उस अस्पताल में कई सुविधाएं दी गई हैं मरीजों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि उस अस्पताल को सेना के हवाले कर दिया गया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने भी उसका दौरा किया है। और क्या कुछ सुविधाएं हैं ईएसआई अस्पताल में? जी हाँ शर्मिला जी, पहले ये बता दें कि बिहार में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो कि सेना के हवाले किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा पहले ही संचालित किया जाता था, जो कि डीआरडीओ द्वारा इसको संचालित किया जाता था। 2020 में इसे बनाया गया था और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। इस अस्पताल में फिलहाल अभी 100 बेड हैं, जहां पर करीब 29 लोग अभी एडमिट हैं। हालांकि आज से जब उसको सेना को स्थापित कर दिया गया है, सेना को दे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे पहला है कि इसे 300 बेड तक के लिए किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं या उसमें इजाफा होता है तो इसे 500 बेड तक के लिए किया जाएगा। हालांकि जो बेड है वहां पे पूरे तरीके से उसका इंतजाम किया गया है, ऑक्सीजन का वहां प्लांट भी है, और वेंटिलेटर्स जो हैं वो कुछ हद तक कम है, लेकिन सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि वेंटिलेटर ले आया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहला ऐसा अस्पताल है जो सेना के हवाले किया गया है, और बीते दिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि अगर आपसे नहीं संभाला जाता है तो कहीं ना कहीं आप विफल हैं और आप सेना के हवाले कर दें। और ऐसे में किसी अस्पताल को सेना के हवाले किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता दिख रही है, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित दर है बिहार में वो काफी तेजी से हो रहा है। जो राजधानी पटना की बात कर ले तो 3000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उत्कर्ष, मेडिकल टीम को, स्पेशल मेडिकल टीम को दिल्ली से भी बुलाया गया है और आज से मेडिकल टीम अपने काम पे लग गई है। स्पेशल टीम की बात करें तो बीते दिन ही विशेष विमान के द्वारा नई दिल्ली से पटना आया गया, बुला लिया गया है। करीब जो टीम है वो 80 सदस्यों की टीम है, जिसमें 25 डॉक्टर हैं और बाकी नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ है। अब ये लोग मिलके जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है उसे चलाएंगे, और दिन पे दिन जो डॉक्टरों की कमी होगी तो ऐसे में राज्य सरकार और सेना द्वारा और बुलाया जाएगा, ताकि जो संक्रमित है वो कहीं ना कहीं उसको कम किया जाए दर को, और राजधानी को और पूरे बिहार को कोरोना से फ्री किया जाए। बिल्कुल, कोरोना मुक्त किया जाए राजधानी सहित पूरे बिहार को। और ऐसे में नई नई सुविधाएं भी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन एक तरफ राज्य सरकार सुविधाएं भी दे रहा है, दूसरी ओर प्रशासन भी सतर्क है। लेकिन लोगों की लापरवाही कब खत्म होगी, बड़ा सवाल यह है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ही संक्रमण बढ़ा है। और ऐसे में एक तरफ जहां शादी समारोह में भी शामिल होने वाले लोगों की जो संख्या है उसको सीमित कर दिया गया है, करीब 50 लोग ही ऐसे शादी समारोह में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के, सरकार के नियम के बावजूद भी, गाइडलाइन के बावजूद भी लोगों से लोग पालन इसका नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, एक खबर आपने की थी जिसमें तिलक समारोह से करीब 50 से अधिक की संख्या में लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, और प्रशासन जब उनसे कहता है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करता है, तो लोग पालन नहीं कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार भी लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है, लोगों को समझा रही है। प्रशासन सड़कों पे मुस्तैद है, प्रशासन लोगों से लगातार गुजारिश कर रही है कि आप अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन है क्योंकि बिहार में, और 10 दिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस 10 दिन में ही कोरोना की चेन जो है उसको ब्रेक किया जा सकता है अगर लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आरा से आज एक तिलक समारोह से गाड़ी आई और कोतवाली थाना ने रोक दिया। वजह था कि 10 लोग उस गाड़ी में सवार थे और राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखा है, उसमें 50% ही लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 10 लोग उसमें सवार थे। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी गलती को माना, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की काफी जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, ना आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और ना ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और ऐसे में लगातार DTV भारत भी आपसे यही अपील कर रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी निभा जुड़ी हुई हैं। निभा, कंगना रनौत लगातार अपनी बातों की वजह से विवादों में घिरी रहती हैं, अपने पोस्ट की वजह से विवादों में घिरी रहती हैं। पहले ट्विटर पे पोस्ट करती हैं, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं, रोती हुई पोस्ट को डालती हैं। क्या पूरा मामला है? जी शर्मिला, बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हमेशा विवाद में फंस जाती है। वो कुछ बोलती है और उसी में वो फंस जाती है। तो पिछली बार की बात करूँ तो उनका जो ट्विटर हैंडल है उसे सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कई आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो कर रही थी। और अब खबर ये आ रही है कि बंगाल के TMC के नेता रिजू दत्ता ने उन पर FIR किया है, उन पर आरोप लगाया, कंगना रनौत पर आरोप लगाया है कि वो जो बंगाल में दंगे भड़काने का काम कर रही हैं, बंगाल में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिसको लेकर के रिजू दत्ता TMC के नेता हैं, उन्होंने कंगना रनौत पर FIR किया है, उन पे ये गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पोस्ट किया था कंगना रनौत ने? निभा, कंगना रनौत लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे लगातार उनको लेकर के कई सारे आपत्तिजनक पोस्ट कर रही थी। जिस तरह से अभी फिलहाल बंगाल की स्थिति काफ़ी खराब है, सभी लोग जानते हैं, मर्डर्स या फिर काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, जिसको लेकर के ये कंगना रनौत ने आवाज़ उठाया और वो उन पर ही भारी पड़ गया। बिल्कुल, तो कंगना रनौत ने आवाज उठाया और उन पर ही भारी पड़ गया। कंगना रनौत के इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कंगना रनौत लगातार विवादों में है। कई बार ट्विटर पे भी वो आपत्तिजनक पोस्ट करती हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपत्तिजनक पोस्ट करती हैं और ऐसे में TMC नेता ने उन पर FIR दर्ज कर दिया। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपसे साझा की। और लगातार DTV भारत आपको कोरोना के कहर को दिखा रहा है, कोरोना के आंकड़ों को दिखा रहा है। उसके साथ DTV भारत आपसे ये भी अपील कर रहा है लगातार कि आप भी कोरोना के नियमों की अनदेखी ना करें, नियमों का बखूबी पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और इस बढ़ते संक्रमण को एकमात्र इसी उपाय से रोका जा सकता है। तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।